नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी पीजीटी हिंदी 2022 की परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। हम एक ऐसे सिचुएशन के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं कि आपने फॉर्म 2022 में भरा हो और तमाम उतार चढ़ावों के बाद, तमाम परीक्षा तिथियों के निर्धारण स्थगन के बाद आप अपने को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बचाते हुए अब उस दौर में पहुंच चुके हों कि परीक्षा के लिए अंतिम 1 महीना बचा हो। तो आप इस समय क्या करें, इन चीज़ों पर ध्यान दें कि आप सफलता तक पहुंच पाएं और उस सफलतम पीडीएफ में आपका नाम हो। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ाई तपस्या के रूप में है, जहाँ इसमें हम मेहनत करते हैं, वहीं अंतिम क्षणों में यह परीक्षा माइंड गेम से भी जुड़ जाती है। तो इसी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे कि तमाम तैयारियों के बाद भी जो भी मौके मिले हैं, आपने उसमें पढ़ाई की, लेकिन आखिरी समय में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूपी पीजीटी हिंदी का एग्जाम कब प्रस्तावित है। आप देख रहे हैं कि हमने इसको बोल्ड किया हुआ है। 15-16 अक्टूबर 2025 को ये एग्जाम प्रस्तावित है। इसी के साथ तमाम विद्यार्थी टीजीटी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका एग्जाम 18-19 दिसंबर 2025 को है। तो हम पीजीटी को लेकर ही ज़्यादातर चर्चा करेंगे। इसका उपयोग आप टीजीटी या फिर आगामी जितने भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर क्या करना चाहिए, उन सभी चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो आगे के लिए भी वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। तो पहले तो आप डेट अपने दिमाग में रख लीजिए कि जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ, तो लगभग 1 महीना आपके पास है। हम इस उम्मीद के साथ बात कर रहे हैं कि आपने जो भी मौके मिले, जो भी समय मिला, उसमें अच्छे से पढ़ाई की होगी और अब आखिरी समय में क्या करना है, उसी के संदर्भ में हम बातचीत कर रहे हैं। अब ये नहीं कि कोई विद्यार्थी उठा और बोला कि अब हम 1 महीने में क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा मंत्र बताइए कि हम सफल हो जाएं। तो ये काफ़ी चुनौती भरी बात हो सकती है। कोई शिक्षक इस तरीके का मंत्र नहीं दे सकता। मंत्र उसी को दिया जा सकता है जो पहले ही मेहनत कर लिया हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, चूँकि हमने बताया कि परीक्षा मेहनत के साथ-साथ माइंड गेम से, मनोविज्ञान से भी इसका काफ़ी गहरा संबंध है। तमाम तैयारियों के बावजूद अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत नहीं हैं, अपने मन से मजबूत नहीं हैं, तो आप परेशानी में फँस सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको ये तय कर लेना चाहिए कि आपने पाठ्यक्रम कवर कर लिया है। कवर करने का मतलब कि आपके पास ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में पाठ्यक्रम होगा। आपको ये मालूम होगा कि क्या-क्या पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, हिंदी का गद्य साहित्य पढ़ना है, भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना है, हिंदी व्याकरण पढ़ना है, संस्कृत व्याकरण पढ़ना है, संस्कृत साहित्य पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को आप भली-भाँति अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे और ये मानकर आप चलेंगे कि हमने अपने जाने में पाठ्यक्रम को कवर कर लिया है। पाठ्यक्रम को कवर करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसके लिए वक्त लगता है। लेकिन जब आपके पास 1 महीने हो, तो यदि आप पहले से पढ़ाई किए हो रहेंगे, तो तभी ये क्लियर होगा कि आपने पाठ्यक्रम को कवर किया होगा। ये नहीं कि जब हम आप सभी से बातचीत कर रहे हैं, तब आप अगले दिन जाके इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये निश्चित कर लीजिए कि हमने पाठ्यक्रम को पूरा विधिवत तरीके से, मूल किताबों के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, पुराने प्रश्न पत्रों के हिसाब से कवर कर लिया है। अब हमें बस उसको रिवाइज करना है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाठ्यक्रम को अच्छे से जानने के बाद आप ये निश्चित कर पाएं कि आपका कौन सा हिस्सा कमजोर रहा है। इसको लेकर बार-बार आपके मन में डाउट क्लियर होता है, आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं या फिर आप थोड़ा-सा डर महसूस करते हैं कि यदि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो मैं फँस जाऊँगा।
जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो अन्य गद्य विधाएं जो हैं उनको आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि कौन आत्मकथा है, कौन जीवनी है, कौन संस्मरण है, कौन यात्रावृत्त है, कौन रिपोर्टाज है, कौन डायरी है। तमाम रचनाएं हैं, मिलती जुलती रचनाएं हैं। नाम भी आप देखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए मेरी आत्म कहानी। अब ये जीवनी है कि आत्मकथा है, इसको लेकर आपको एकदम से क्लियर होना पड़ेगा। अगर हम वहीं बोलियों के दृष्टिकोण से देखें तो आपको ये पूरा पता होना रखना पड़ेगा कि पश्चिमी हिंदी में कौन है, पूर्वी हिंदी में कौन है, राजस्थानी हिंदी में कौन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लियरिटी रख के अपने एग्जाम को आगे क्रैक कर सकते हैं। या फिर जैसे अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, सघोष, अघोष, विवृत, समवृत, अर्धविवृत क्या है, इन सारी चीजों को आपको कवर करना पड़ेगा। ये एक कमजोर हिस्सा हो सकता है, इसलिए मौके जो भी आपको मिले हैं, जो भी समय मिला है, अगर आप इस एक महीने में अच्छे से ध्यान दे देते हैं, तमाम कामों को निपटाते हुए अपनी पढ़ाई की स्पीड को 2 से बढ़ाते हुए अब कम से कम 6 से 8 घंटे देते हैं, तो इस फाइट में आप रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और हम एक प्रतियोगी विद्यार्थी के अनुभूति के आधार पर ही अपनी बातों को रख रहे हैं कि ये वो दौर है जब आप शारीरिक मानसिक रूप से बहुत ही तनाव में रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखिए। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आप इस परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं। ठीक है, आप अपने से पूछिए कि जो भी मौके मिले थे हमने उसमें कितना ध्यान दिया, या फिर जो 1 महीना बचा हुआ है उसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमने आप सभी से बताया कि पाठ्यक्रम को ऐसा मानकर चलिए कि हमने कवर कर लिया है। अपने कमजोर हिस्से को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आपका कमजोर हिस्सा क्या है। हमने उदाहरण के माध्यम से बहुत चीजें बताई। तीसरी बात है कि आप जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण आलोचकों से सवाल पूछे जाते हैं। पहले सीधे सीधे आलोचकों का नाम विकल्प में हुआ करता था, लेकिन अब प्रश्न में ही आलोचकों का नाम होता है और पूछा जाता है कि ये किसके संदर्भ में ये बात कही जा रही है। तो आप इतना जरूर पढ़ लिए होंगे कि ट्रिक समझ गए होंगे कि कैसे ये पता चलेगा कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है या फिर बच्चन सिंह का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, रामविलास शर्मा का है, या फिर जो भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जितने भी महत्वपूर्ण आलोचक हैं। इसको पकड़ने के लिए आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को कई बार पढ़िए। अगर 30 दिन का मौका आपको मिला है तो कम से कम 15 बार पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को आप रिवाइज कर जाइए। आप देखेंगे जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो 65% सवाल आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से देखेंगे। ठीक है, इसमें से फिर आप 15% सवाल ऐसा लगेगा कि आपको जो समय मिला हुआ था उसमें आपने तैयार किया था, वहां से मिल जाएंगे। और फिर जो 20% सवाल यहाँ पर बच रहे हैं वो आपके लिए एकदम से नए सवाल होंगे। तो इसमें कुछ आप अनुभवों के माध्यम से, कुछ ऑप्शन के आधार पर सही उत्तर तक आप जा सकते हैं। ये मानकर चलिए कि 20% सवाल आपके लिए नए ही होंगे। कोई कितनी भी तैयारी कर ले, 20% सवाल, 25% सवाल नए आ जाते हैं और वही परीक्षाओं को कठिन करते हैं, सरल करते हैं। तो जब आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हल करके 65% तक सही कवर कर सकते हैं और 15% को भी अपने IQ लेवल पर, प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करते हुए सही कर सकते हैं, तो आप इस एग्जाम में बहुत ही अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं। तो इतना आप ध्यान रखिए कि जब आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देख रहे थे, यानी कि आप सभी के पास क्वेश्चन पेपर का संकलन होगा, इन सारी चीजों को लेकर हमने बहुत पहले ही आप सभी से चर्चा की थी। मन में आया कि 1 महीना अगर बचा है तो आप क्या करेंगे। तो इस ट्रिक को जरूर ध्यान में रखिए कि वही कथन आएंगे जो पहले भी आया करते थे। बहुत मतलब कि नए कथनों में 1, 2, 3 क्वेश्चन नए आ सकते हैं कथनों के दृष्टिकोण से, नहीं तो वही सब रिपीटेड फॉर्म में ही अलग अलग पैटर्न में सवाल पूछे जाते हैं, कोई बहुत नया नहीं आएगा। ठीक है, वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोई कथन हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह का, रामविलास शर्मा, नगेंद्र, इन्हीं सभी का घुमा फिरा कर आता है।
तो निश्चित तौर पर ये आप इतना तो पढ़ाई के बाद कैच कर ही लेंगे कि किसका ये कथन है, किस कवि के संदर्भ में। अगर मैं दूर नहीं जाऊं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर हमने जो वस्तुनिष्ठ संकलन आप सभी के लिए बताया हुआ था, उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी इसको खरीद लिए होंगे। तो शुक्ल जी का कोई भी कथन गलत नहीं होगा, तो शुक्ल जी एलिमिनेट हो गए। बच्चन सिंह पर भी हमने काफी जो महत्वपूर्ण पोर्शन थे उसको लेकर चर्चा की है, चैनल पर सारी चीजें मौजूद हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी को लेकर भी हमने चर्चा आप लोगों से की थी, बीच में प्रैक्टिस सेट भी लाया था, उसको एक बार आप रिवाइज कीजिए। आप देखेंगे विश्वनाथ त्रिपाठी को लेकर भी हमने वन लाइनर टाइप का नोट्स इस चैनल पर दिया हुआ था, लिंक भी आपको दिया था, वहां से इसको आप कवर कर सकते हैं। रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ तक कि नामवर सिंह के प्रमुख कथनों पर भी हमने चर्चा की है। तो एक ही चीज को बार बार कोई शिक्षक तो नहीं बता पाएगा, नहीं तो रिपीटेशन होगा। ये विद्यार्थी का कर्तव्य बनता है कि शिक्षक जो भी चीज बताए विद्यार्थी उसको एक आदेश मानते हुए और अपना मानते हुए उसको पूरा करे। देखिए मेहनत आप ही को अपने से करना है, बाकी सफलता के बाद तमाम लोग लाइन लगाकर आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप एकांत में बैठकर ये महसूस करेंगे कि जब मैं संघर्ष के समय में था तो मेरे साथ कौन था या फिर हमने कैसे पढ़ाई की। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बताने में कंफ्यूज हो जाएंगे कि फला कोचिंग का योगदान था या फिर अनुराग हिंदी एकेडमी का योगदान था या फिर हमारे अंदर वो क्षमता थी। मैं तो यही मानता हूं कि आपके अंदर वो क्षमता थी, हम तो एक सहायक के रूप में थे। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, आपको इतना अपने अंदर एक मनोबल लाना पड़ेगा। आप देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर इत्यादि को, तो उसमें प्रकाशन वर्षों, रचनाओं के प्रकाशन वर्षों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। क्रम को ध्यान में रखते हुए, कवियों के क्रम को या फिर रचना के क्रम को ध्यान में रखते हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको एकदम से आप क्लियर कर लीजिए। जो भी महत्वपूर्ण रचना है हर कालखंड की, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या फिर जितनी प्रमुख गद्य विधाएं हैं, अन्य गद्य विधाएं, ठीक है, जिनसे प्रायः सवाल पूछे जाते रहे। आप देखेंगे प्रश्न पत्र जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो फालतू में छोटे छोटे तथ्यों के तरफ पीछे भाग रहे थे और ये तो चुनिंदा ही प्रश्न पूछे गए जो एकदम चर्चित रचना है, उन्हीं से सवाल ज्यादातर रहेंगे। ये चीज आप पूरा अपने ध्यान में रखिए, ठीक है। और जब चर्चित रचनाओं से या रचनाकारों से सवाल आते हैं और गलत होते हैं तो ज्यादा अखराव होता है, ज्यादा मन में ग्लानि महसूस होती है कि हमने क्यों इनको इग्नोर किया, और जो ऐसे तथ्य जिनको कि न पढ़ते हुए भी हम सही कर सकते थे या फिर नहीं करते तो उतना दुख नहीं होता। तो ये ही चीज आप ध्यान में रखिए, जो महत्वपूर्ण चीजें। अब बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं कि महत्वपूर्ण चीजें क्या हो सकती हैं। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है या फिर जो प्रमुख रचनाकार हैं उनको पूरा कवर करके जाइए। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति और जो भी धाराएं, शाखाएं और महत्वपूर्ण कवि हैं, इन सभी चीजों को लेकर हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ाते हुए लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है। उस किताब से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है, भले किसी दूसरे रूप में वो आ जाए, लेकिन आपको कैच करना है उसको। इसी तरीके से रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां और जो भी प्रमुख कवि हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, उनको आप ध्यान में रखिए, उनकी रचनाओं को और किस प्रवृत्ति यानी कि विषय वस्तु क्या रही है। खासतौर से रीतिकाल को पढ़ाते हुए हमने बताया कि कुछ ग्रंथ अलंकार से संबंधित हैं, कुछ ग्रंथ छंद से हैं, कुछ ग्रंथ रस से हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं उसको आप क्लियर करके रखें, ठीक है। इस एक महीने में आपको यही चिंतन मनन करना है कि जिस चीज को लेकर आप डाउट महसूस कर रहे थे या फिर आपको लग रहा था कि ये आ जाएगा तो हम नहीं कर पाएंगे या फिर मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसको आप सही कीजिए, ठीक है। तो पूरा स्पष्ट कर लेना है। आधुनिक काल में आकर गद्य और पद्य दोनों है, तो दोनों के समय अपना टाइम टेबल बना के पूरा कवर कर लीजिए। जो चुनिंदा कहानियां हैं, खासतौर से प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की, इन सभी की कहानियों को अच्छे से आप पढ़ जाइए। रेणु की कहानियां हैं, इसी तरीके से प्रमुख उपन्यासों को आप अच्छे से देख लीजिए। इसके लिए हमने वन लाइनर बुक भी आप सभी को बताई थी, आपके पास होगी भी, बहुत घबराने की जरूरत नहीं। अन्य गद्य विधाओं को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो यही चीज एक महीने में करना है, 30 दिन काफी होता है अपनी रणनीति को बनाने के लिए। आगे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि आप PYQ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। इन 30 दिनों में कम से कम 15 बार जो भी
वर्षों का संकलन आपके पास है, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ 2021 से पहले के जितने भी, उनको पूरा आप कवर कर लीजिए। आपके पास यूथ या फिर घटना चक्र की पुस्तक होगी, उसको एकदम से पढ़िए, उसी में से सवाल आएगा। ठीक है, 65% सवाल पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से ही आएंगे। इस चीज को एकदम से आप अपने दिमाग में रख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका मनोबल भी बढ़ेगा। अगर रिपीटेड क्वेश्चन आता है और आप गलत करके आते हैं तो ये मानकर चलिए कि आप परीक्षा में पीछे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको जो भी समय मिला था, जब परीक्षाएं निर्धारित होती थी फिर टल जाती थी, फिर आप कुछ दिन आराम करते थे, फिर इसके बाद पढ़ाई शुरू कर देते थे, तो उसके बीच आपने कुछ नोट्स बनाया होगा, अपना नोट्स जो आपने अपने हाथ से लिखा होगा, उस नोट्स को देखिए। अब जैसे हाथ से लिखा गया भी नोट्स कई तरीके का होता है। जैसे आप ये नहीं लिखेंगे कि सूरसागर सूरदास की रचना है, ये तो कोई भी अपने नोट्स में नहीं लिखेगा। एक बार याद हो गया तो याद हो गया। अब आप देखेंगे कि सूरसागर में कितने स्कंद हैं, भ्रमर गीत किस स्कंद से लिया गया, जो छोटी छोटी उपालंब काव्य किसको कहा जाता है, जिसको लेकर आप कि कम समय में इसको रिवाइज कर पाए। अब तो इतना तो आप नहीं लिखेंगे कि रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, उसमें आप लिखेंगे कि कितने कांड हैं, सबसे बड़ा कांड कौन है, सबसे छोटा कांड कौन है, उसकी बोली क्या रही है, उस संवाद जो है उसको आप ध्यान में रखेंगे। वो उसको नोट्स कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो सरल तथ्य हैं, जो आपके दिमाग में पहले ही बैठ चुके होंगे, उसको नोट्स के दायरे में मत रखिए। उसको ये रखिए कि आपके दिमाग में जो फोल्डर बना हुआ है वहां पर उस सेव है, उससे जुड़ी हुई जो नई चीजें हैं, जिसको आप कम समय में एक नजर एग्जाम हॉल के बाहर भी देख लें या फिर अपना कंफ्यूजन दूर कर लें, उसको नोट्स कहते हैं। समझ रहे हैं चीजों को? तो ये चीज है। फिर आप हिंदी और संस्कृत व्याकरण के जो नियम हैं, सूत्र हैं, उनको एकदम से स्पष्ट कर लीजिए। हिंदी भाषा से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित, कि जैसे हमने बताया कि कौन सी बोली किस उपभाषा में है, किसका तत्सम, कौन सा शब्द तत्सम है, तद्भव है, विलोम क्या है, पर्यायवाची क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, ये सारी चीजें आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से ही कवर होंगी। उसी में से घुमा फिरा कर प्रश्न आते हैं, कभी जो विकल्प रहते हैं वो प्रश्न के रूप में आ जाते हैं। तो बहुत ही बारीकी से आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखना है, हल्के में नहीं। पता चला कि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देख ही नहीं रहे हैं और प्रैक्टिस सेट पे सेट लगाए जा रहे हैं, मैराथन पे मैराथन देखते जा रहे हैं, आपने पूरा अपना समय भी बर्बाद किया, उसका कुछ लाभ भी नहीं मिला, और सवाल पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से सीधे सीधे उठा लिए गए। इसको कहा जाता है माइंड गेम। आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, नई चीजों को कलेक्ट कीजिए। अगर आपके दिमाग में स्पेस बचा हुआ है, जिसको कि हम बोलते हैं कि जीबी बचा हुआ है, तो आप उसको रखिए। नहीं तो फिर एक महीने में यही काम कीजिए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को खूब दोहराइए, चिंतन मनन कीजिए कि ये प्रश्न आ जाएगा तो मैं बिल्कुल गलत नहीं करूंगा। और जो भी मैंने व्याकरण के बारे में बतलाया वो सारी चीजें एकदम से क्लियर करके रखिए। अगर हम संस्कृत व्याकरण की बात करें तो रूप परिवर्तन कहाँ कहाँ हो रहे हैं, अनुवाद से संबंधित किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना है, तो उसको आप बकायदे चिंतन मनन करते हुए, जल्दबाजी में नहीं, एक एक दिन समय निर्धारित कर लीजिए। इस चीज को करने के लिए कम से कम 7 से 8 दिन, तो जो हमने आप सभी को अभी बातें बताई हैं, 7 से 8 दिन लग जाएगा पूरा करने में। इसके बाद आप स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, नए तथ्यों को लेकर परेशान न होना और बहकावे में भी न आना। जैसे मान लीजिए आपकी तैयारी हो गई है और आपको लग रहा है कि पिछले साल किसको पुरस्कार मिला, मतलब कोई नया तथ्य, नई किताब किसकी आ गई, इसके पीछे बहुत नहीं भागना। इस तरीके से एक दो क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको विकल्पों के सहारे हल करने का प्रयास कीजिए, या फिर वो प्रश्न गलत भी हो जाते हैं तो आप परेशान नहीं होना। कहने का मतलब ये है कि नए तथ्यों की खोज में ये आपके जो पुराने तथ्य हैं वो कहीं असंतुलित न हो जाएं, या फिर वो आपकी स्मृति से बाहर न निकल जाएं। इसलिए आप एकदम से चिल रहिए, जिसको प्रसन्नचित कहा जा सकता है वो रहिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए और चिंतन मनन करते रहिए। और यही सोचिए कि हमने जो भी पढ़ाई की थी, ईमानदारी से जो हमने पढ़ाई की थी, अच्छे से किया था, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगा के वहां पर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे और हल करेंगे।
जल्दीबाजी में नहीं करेंगे और उत्तर रंगते समय ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि 2 से 3% तो गलती आपके रंगने में हो जाती है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। बहकावे में नहीं आना है। का संदर्भ बस इतना है कि जैसे कोई बोल दे कि फलाना किताब बहुत अच्छी आई है, ढिकाना किताब बहुत अच्छी आई है। अब आपके पास समय नहीं है नई किताबों को पढ़ने का। जो कुछ आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया होगा। अगर मैं खुद की किताब के बारे में बात करूं तो लगभग आप देख रहे हैं कि 2 से 3 महीने पहले ही हमने उसको निकाल दिया था। तो आपके पास तो होनी ही चाहिए। अब हम उसको बहुत प्रचारित प्रसारित ना करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किताब महत्वपूर्ण नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चाहे वो कथन की बात हो, प्रकाशन वर्षों को लेकर हो, विषय वस्तु को लेकर हो, आपकी समझ विकसित करने में वो किताब एक आपकी साथी के रूप में, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि अंतिम 1 महीने में आप इसी पैटर्न पर अपनी तैयारी करेंगे और जो कुछ हमने बताया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे और निश्चित तौर पर आप उस परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आप अंतिम समय तक उम्मीद रखेंगे कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव होगा और सफलता वाली पीडीएफ में नाम होगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ से जुड़े हुए हैं सभी सफल हों। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मेहनत के साथ साथ हमें आईक्यू लेवल और माइंड गेम को समझना है, दिमाग से भी वहां पर काम लेना है। तो उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे और अच्छे से एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हुए अच्छा से एग्जाम देंगे और सफल होंगे। तो कमेंट कीजिएगा आप सभी कि बहुत सारी चीजें को हम अब शिक्षक के तौर पर आप सभी के सामने रखे हैं, लेकिन जब हम कभी एग्जाम देने जाया करते थे तो यही सारी चीजें हमारे सामने भी आती थी कि अब एग्जाम आ गया है, अब तो हो ही के रहेगा, तो फिर हम क्या पढ़कर जाएं। कई बार आप देखते हैं हमारे साथ भी होता था कि एक रात पहले नींद नहीं आती थी। मतलब हमेशा बेचैनी सी रहती थी कि क्या करें, कल का एग्जाम कैसा जाएगा। फिर भी अच्छे से सोने का प्रयास करते थे और कोशिश करते थे कि अच्छा परफॉर्मेंस दें और कई जगहों पर सफलताएं भी मिली। अब उनकी चर्चा करना बहुत प्रासंगिक नहीं है और चीजों का आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा। तो फिर विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।